गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह बाग 2 के काव्य खंड में से कुंवर नारायण द्वारा रचित कविताओं की समीक्षा करने जा रहा हूँ। उनकी कविताओं के नाम है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। सीबीएसई द्वारा निर्धारित इन कविताओं में से 3 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला 3 नंबर का एक प्रश्नों के माध्यम से, 6 नंबर का काव्यांश आधारित प्रश्नोत्तर और सौंदर्य बोध 4 नंबर का। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को जिसका नाम है केकपुर हिंदी क्लासेस और दबाएं घंटे का बटन जिसमें आप पाएंगे नवीन जानकारियां सबसे पहले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जानकारियां सभी को आसानी से मिल सकें। आपको इस वीडियो पर अपने कमेंट अवश्य करें और सुझाव दें ताकि इसमें सुधार किया जा सके। अब हम कविता के बहाने कविता को समझेंगे। यह 3 प्रसंगों की कविता है। पहला प्रसंग इस प्रकार से है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। आकाश में निश्चित स्थान के उपरांत उसे धीरे धीरे धरती पर आना ही होता है। इसके विपरीत कविता की कल्पना असीमित है। चिड़िया घर के अंदर या बाहर या एक घर के दूसरे घर तक ही उड़ती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। काव्यांश आधारित प्रश्न कुछ इस प्रकार से होंगे। कवि और कविता का नाम बताएं। कवि का नाम कुंवर नारायण और कविता का नाम कविता के बहाने है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने का भाव स्पष्ट करें। प्रस्तुत कविता का अर्थ है कि चिड़िया को उड़ता देखकर कवि की कल्पना भी ऊंची उड़ान बढ़ने लगती है। वह रचना करते समय कल्पना की उड़ान बढ़ता है। कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है। कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक एवं बाह्य रूप में उड़ान भरती है। कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है। कविता की उड़ान असीमित होती है जबकि चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है। चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान पाती। कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है। कविता के पंख लगाकर कवि उड़ता है। वह इसके सहारे मानव मन व समाज की भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। सौंदर्य बोध स्पष्ट करें। सौंदर्य बोध के अंतर्गत भाषा शैली। भाषा सरल सरसता सुबोध है। भाषा में प्रवाह है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। अलंकार बाहर भीतर में समासोक्ति अलंकार है। कविता की उड़ान में अनुप्रास अलंकार है। चिड़िया क्या जानने में प्रश्नोक्ति अलंकार है। अब हम दूसरा प्रसंग देखेंगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के मायने फूल क्या जाने। इसमें कवि कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहानों से ही हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता के रंग भाव सुगंध आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने से के बारे में फूल कुछ नहीं जानता। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, सुगंध फैलाते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। वे घर के अंदर बाहर एक दूसरे के घर सुगंध फैलाकर समाप्त हो जाता है, परंतु कविता की खुशबू बहुत समय तक लोगों के मन में रहती है। कविता की सुगंध कभी समाप्त नहीं होती। अब हम काव्यांश आधारित प्रश्नों को समझेंगे। कवि और कविता का नाम बताएं। कवि का नाम कुंवर नारायण, कविता का नाम कविता के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों कहा गया है। कविता फूलों के बहाने खिलती है क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न होता है। बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है, बिना मुरझाए कविता हर जगह महकती है। सौंदर्य बोध स्पष्ट करें। सौंदर्य बोध के अंतर्गत भाषा शैली। भाषा सरल सरसता सुबोध है। प्रवाहमय भाषा है। अलंकार बाहर भीतर में समासोक्ति अलंकार। कविता काम में अनुप्रास अलंकार। फूल क्या जाने में प्रश्नोक्ति अलंकार। इसमें मुक्तक छंद है। फूल खिलने और कविता रचने में क्या समानता है। जिस प्रकार फूल पराग मधु और सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता कवि के मनोभावों से उत्पन्न होती है। अब हम तीसरा प्रसंग पढ़ेंगे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। इसमें कवि कहते हैं कि कविता एक बच्चे की तरह होती है। जैसे बच्चा खेलता है, कविता भी वैसा ही बच्चों का एक खेल है। कविता कितनी महत्वपूर्ण होती है, चिड़िया को इसका एहसास नहीं होता। खेल यहाँ पर व्यापक अर्थ में आया है। बच्चों के लिए सभी घर एक जैसे होते हैं। वे खेलने के लिए अपने परायों का भेद नहीं करते। उसी प्रकार कविता अपने शब्दों के आंतरिक एवं बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करती है। काव्यांश आधारित प्रश्न इस प्रकार हैं। कवि और कविता का नाम बताएं। कवि का नाम कुंवर नारायण, कविता का नाम कविता के बहाने है। कविता को क्या संज्ञा दी गई है और क्यों। कविता को बच्चों की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह बच्चों के खेल की भांति निष्कलंक होती है।
कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? बच्चे कहीं भी कभी भी खेल खेलने लग जाते हैं। इसी तरह कविता कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकती है। दोनों किसी प्रकार के बंधन को नहीं स्वीकारते। कविता की कौन कौन सी विशेषता बताई गई है? कविता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कविता सर्वव्यापक होती है, इसमें रचनात्मक ऊर्जा होती है, यह खेल के समान होती है। बच्चा कौन सा बहाना जानता है? बच्चा सभी घरों को एक समान करने के बहाने जानता है। सौंदर्य बोध स्पष्ट करें। सौंदर्य बोध के अंतर्गत भाषाशाली, भाषा सरल सरसा सुबोध है, भाषा में प्रवाह है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। अलंकार बाहर भीतर में समासोक्त अलंकार है, शांत रस है और मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अब हम उनकी दूसरी कविता को समझेंगे, बात सीधी थी पर। इसमें लिखते हैं वो, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उलट पुलट तोड़ा मड़ोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि एक बार अपने मन के भावों को सहज रूप से प्रकट करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। कवि ने कहा, मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला, शब्दों को उलट पुलट का प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बन जाए या फिर वह भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को सफलता नहीं मिली। परिणाम यह हुआ कि भाषा के साथ साथ कथ्य और भी जटिल हो गया। अब हम काव्यांश आधारित प्रश्नों को समझेंगे। कवि और कविता का नाम बताएं। कवि का नाम कुंवर नारायण, कविता का नाम बात सीधी थी पर। भाषा के चक्कर का अर्थ बताएं। कवि अपनी बात के बारे में क्या बताता है? कवि अपनी बात के बारे में बताता है कि उसकी बात बहुत साधारण थी, परंतु भाषा के चक्कर में फंसकर जटिल हो गई। कवि ने बात को पाने के चक्कर में क्या क्या किया? कवि ने बात को प्राप्त करने के चक्कर में भाषा को घुमारा फिराया, तोड़ा मड़ोड़ा, उल्टा पलटा, परंतु यह बात और भी पेचीदा होगी, कठिन हो गई। कवि की असफलता का कारण क्या था? कवि की असफलता का यह कारण था कि उसने अपनी भाषा को जटिल व अलंकारिक बनाने की कोशिश की। इस कारण बात अपनी सहजता खो बैठी। सौंदर्य बोध स्पष्ट करें। सौंदर्य बोध भाषा सरल सरसा सुबोध है, भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया गया है। इसमें मुक्तक छंद है, मुहावरे, टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना। अलंकार तोड़ा मड़ोड़ा में अनुप्रास अलंकार, उलट पुलट में अनुप्रास अलंकार, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला प्रसंग इस प्रकार से है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उससे बेतरह कसता ही चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि कहते हैं कि जब उसकी बात पेचीदा होगी तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने के बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंस गया। बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया। कवि उससे अनुचित रूप में कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अब हम काव्य आधारित प्रश्नों को समझेंगे। कवि और कविता का नाम बताएं। कवि का नाम कुंवर नारायण, कविता का नाम बात सीधी थी पर। कवि की क्या कमी थी? कवि की कमी अर्थात समस्या यह थी कि उसने अपनी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। खोलने के बजाय कसना पंक्ति का अर्थ बताएं। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ यह है कि उसने बात को स्पष्ट नहीं किया, इसके विपरीत शब्द जाल में उलझता चला गया। कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा है? कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने व कठिन बनाने को कर्तव्य कहा है। कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ? कवि ने भाषा को बनावटी ढंग और शब्दों के जाल में उलझाकर लाग लपेट करने के वाले शब्दों में कहा। सुनने वालों द्वारा उसे उतनी ही शाबाशी मिली। सौंदर्य बोध स्पष्ट करें। सौंदर्य बोध भाषा शैली, भाषा सरल सरसा सुबोध है, भाषा में प्रवाह है। अलंकार वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साफ सुनाई दे में अनुप्रास अलंकार है। बिंब पेंच कसने के दृश्य में दृश्य बिंब है, तमाशबीनों के शाबाशी और वाह वाह में श्रव्य बिंब है। अगला प्रसंग इस प्रकार से है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेज के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ खत्म हो जाती है, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गई। उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई।
कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया, जैसे पेज की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी। कविता प्रभावहीन होगी जब वह अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका। तो बात ने शरारती बच्चों के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा, क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता व सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? काव्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। कवि और कविता का नाम बताएं। कवि का नाम कुंवर नारायण, कविता का नाम बात सीधी थी पर। बात की चूड़ी मर जाने और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? जब हम पेज को जबरदस्ती कसते चले जाते हैं तो वह अपनी चूड़ी खो बैठता है और स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। इसी तरह जब किसी बात में जबरदस्ती शब्द ठूंसे जाते हैं तो वह अपना प्रभाव खो बैठती है और शब्दों के जाल में उलझ कर रह जाती है। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति सहज तरीके से करनी चाहिए। शब्द जाल में उलझने से बात का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बात ने कवि से क्या पूछा और क्यों? बात ने शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा, क्या उसने भाषा के सरल सहज का प्रयोग करना नहीं सीखा? इसका कारण था कि कवि ने भाषा के साथ जोर जबरदस्ती की थी। सौंदर्य बोध स्पष्ट करें। भाषा शैली। भाषा सरल सरस्वत सुबोध है। भाषा में प्रवाह है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। चूड़ी मर जाना में मुहावरा है। अलंकार। जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार है। ठीक ठाक में अनुप्रास अलंकार है। पसीना पोंछता में अनुप्रास अलंकार है। सहूलियत से बरतना नहीं सीखा में प्रश्न अलंकार है। बिंब। कील की तरह उसी जगह ठोक देना में स्पर्श अलंकार है। कविताओं का प्रतिपाद्य लिखें। तो हम कविता के बहाने और बात सीधी थी का प्रतिपाद्य को समझेंगे। सबसे पहले कविता के बहाने का प्रतिपाद्य समझेंगे। कविता के बहाने कुंवर नारायण के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, वहीं दूसरी ओर भविष्य की तरफ कदम बढ़ाता बच्चा। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्द, अलंकार, रस आदि भावों को कल्पना का सहारा बनाकर कवि कविता रचता है और यह कविता अपनी जीवंतता के कारण पाठकों को महकाती रहती है। अतः कविता बिना मुरझाए युगों तक खिली हुई महकती रहती है। अब हम बात सीधी थी पर का प्रतिपाद्य को समझेंगे। प्रस्तुत कविता में कथ्य के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता को बनाना सही शब्दों से जुड़ना आवश्यक होता है, और जब ऐसा होता है तो वह किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने में ही रचना प्रभावशाली बनती है।